हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर मुकेश और आप देख रहे हैं यूपीपीसीएस यूट्यूब हिंदी माध्यम चैनल पर जनरल साइंस। दोस्तों, अभी तक हम लोग जनरल साइंस में बात कर रहे थे केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री के हमने जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, वो हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं, जो विविध क्वेश्चंस हैं, जो एग्जाम में यूपीपीसीएस पूछ लेता है और जो फैक्चुअल होते हैं उसका एक टॉपिक और है। तो उसके जो भी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके लास्ट 10 ईयर में आए हैं, लास्ट 10 ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो एक आपको वीडियो और देना है। बाकी केमिस्ट्री आपकी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो दोस्तों, आज से हम लोग एक जनरल साइंस में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बायोलॉजी वाला पोर्शन होता है उसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और इसको भी हम उसी पैटर्न पे पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम के लिए टाइम कम है। 7 मई को आपका बीपीएससी का एग्जाम है और उसके बाद जून में आपका यूपीपीसीएस प्री है। तो इसको कंसीडर करते हुए हम लोग क्वेश्चंस को ही बायोलॉजी को देखेंगे क्वेश्चंस के थ्रू, और जो भी प्रॉब्लम आएगी उसे वहीं के वहीं सॉल्व आउट करेंगे और कंसेप्चुअल पढ़ते जाएंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। तो चलिए हम लोग आज से स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। और बायोलॉजी में आज हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं, एक कोई क्वेश्चन आपका रहता है ब्रांचेज ऑफ साइंस के ऊपर। ब्रांचेज ऑफ साइंस तो कभी कभी तो बहुत टफ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और कभी कभी नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं। तो ब्रांचेज ऑफ साइंस को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले क्या है कि किसी भी वर्ड का रूट वर्ड होता है। रूट वर्ड होता है क्योंकि जो भी हमारी अंग्रेजी भाषा है, सारे जो भी हमारे जो ब्रांचेज ऑफ साइंस हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज से ओरिजिनेट हुई हैं। तो और वहां पे सबसे ज्यादा आइदर ग्रीक आइदर लैटिन। तो आपको उसका एक रूट वर्ड पहचानना पड़ेगा और अगर आपको रूट वर्ड समझ में आ जाता है तो आप अप्रोक्सीमेटली 90 to 95% क्लोजर हो जाएंगे उसके ऑप्शन के और आप आंसर कर जाएंगे। हो सकता है 10 to 5% ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि वो आपका गलत हो जाए, तो वो किसी के साथ भी हो सकता है। वो जाएगा आपका प्रैक्टिस से। जब आप एक बार प्रैक्टिस से सारी चीजें देख लेंगे, सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, तो वो क्वेश्चन भी आपका सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। रूट वर्ड्स को देखते हुए हम लोग पढ़ते चले जाएंगे ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। तो सबसे पहले क्वेश्चन है जूलॉजी। जंतु विज्ञान अध्ययन करता है। देखिए, जूलॉजी क्या होता है। हम जानते हैं कि जो हमारा बायोलॉजी है, बेसिकली बायोलॉजी जो टर्म है वो लेमार्क ने दिया था और इसकी दो ब्रांचेस हैं। अगर बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखा जाए तो उसकी दो ब्रांच है। एक है आपका बॉटनी, जिसको हम लोग वनस्पति विज्ञान कहते हैं, और एक है जूलॉजी, जिसको आप जंतु विज्ञान कहते हैं। तो ये क्वेश्चन इसी के बारे में है कि ये जंतु विज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं। तो देखिए, जंतु विज्ञान में हम लोग पढ़ते हैं कोई भी लिविंग थिंग्स जिसमें लाइफ है और जो एक्सटिंक्ट भी हो चुके हैं। जो अभी जिंदा हैं उनको भी पढ़ते हैं हम लोग, और जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। सपोज करिए डायनासोर्स, आर्कियोप्टेरिक्स। तो हम लोग क्या करते हैं कि जूलॉजी में सिर्फ ये नहीं है कि हम लोग सिर्फ यही पढ़ रहे हैं कि लिविंग थिंग्स हैं, अभी जो वर्तमान में हमारे सामने प्रेजेंट है उन्हीं को पढ़ेंगे। नहीं, हम लोग लिविंग को भी पढ़ेंगे और एक्सटेंट को भी पढ़ेंगे। और इतना ही नहीं, हम उनका इवोल्यूशन भी पढ़ते हैं इसमें। हम उनका बॉडी स्ट्रक्चर भी पढ़ते हैं, मॉर्फोलॉजी भी पढ़ते हैं, जो बाहरी रूप से कैसे दिखते हैं, उनका मॉर्फस क्या है, उनकी आंतरिक शरीर के बारे में भी हम पढ़ते हैं, यानी कि हम एनाटमी भी पढ़ते हैं उनकी। इतना ही नहीं, हम उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ते हैं, किस हिसाब से उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। डिस्ट्रीब्यूशन इन द सेंस वो कैसे ज्योग्राफिकल एरिया में कैसे फैले हुए हैं, ये भी हम लोग किस में पढ़ते हैं, जूलॉजी में पढ़ते हैं। उनका लाइफ स्टाइल क्या है उसके बारे में भी पढ़ते हैं। तो लिविंग भी पढ़ते हैं और एक्सटिंक्ट भी पढ़ते हैं। और द जूलॉजी टर्म जो दिया था वो किसने दिया था, सबसे पहले फादर ऑफ जूलॉजी, और उन्होंने ये टर्म दिया था। और वो कौन थे, एरिस्टोटल। कौन थे, एरिस्टोटल। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। जंतु विज्ञान अध्ययन करता है केवल जीवित जानवरों का। तो ये केवल वर्ड इज इनएप्रोप्रिएट है यहाँ पे। केवल जीवित वनस्पति, देखिए जानवर और वनस्पति, वनस्पति के लिए मैंने पहले ही कहा आपको बॉटनी, ये जूलॉजी। लेकिन केवल वर्ड लगाना यहाँ उचित नहीं है ना। जीवित जानवरों का और कोई ऑप्शन नहीं होता। अगर केवल जीवित जानवर भी होते तो हम लोग सोच सकते थे, लेकिन नहीं, हमें और ऑप्शन देखने हैं। जीवित एवं मृत जानवर दोनों का, यस ऑब्वियसली जानवरों का करते हैं, ये वनस्पति तो करेंगे नहीं, तो ये रूल आउट हो जाएगा।
जीवित और मृत। मृत से यहाँ पे सेंस होना चाहिए इनका एक्सटिंक्ट से। तो जब आप इसका क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन आप देखेंगे तो मे बी के वहां पे एक्सटिंक्ट हो, है ना। तो जीवित एवं मृत जानवर दोनों का हम लोग जूलॉजी के अंदर अध्ययन करते हैं। बायोलॉजी की ब्रांच है, बायोलॉजी टर्म गिवन बाय लेमार्क और जूलॉजी टर्म गिवन बाय एरिस्टोटल। ये क्वेश्चन आप इस तरीके से डील कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रांचेस ऑफ साइंस में हम लोग देख रहे हैं सर्पों, सर्प मतलब स्नेक्स, सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है। इसमें बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन है। स्पेसिफिक मतलब बहुत ही स्पेसिफिक पूछा है स्नेक्स के बारे में। तो देखिए स्नेक्स को आप कहते हैं, स्नेक्स किसकी कैटेगरी में आते हैं, रेप्टाइल्स, और उनका मोशन होता है सर्पेंटाइल, यानी वो अपने पेट के बल जमीन पे भागते हुए जाते हैं, तो वो सर्पेंटाइल मोशन होता है। और इस सर्पेंटाइल मोशन के कारण ही इनको बोलते हैं, इसकी जो हम लोग स्टडी करते हैं वो सर्पेंटोलॉजी में करते हैं। तो इसका जो स्पेसिफिक अगर आप कहा जाएगा तो वो हो जाएगा स्नेक्स का सर्पेंटोलॉजी। दूसरा आता है आपका, इसमें दिया गया है, इनको भी हम लोग देखते चलेंगे तो हमारे सारे ऑप्शंस अगर हम देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर अप हो जाएंगी। दूसरा है ऑर्निथोलॉजी। देखिए ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी में हम स्टडी करते हैं बर्ड्स की, पक्षियों की। और आप जानते हैं कि इंडिया में फादर ऑफ ऑर्निथोलॉजी किसको कहा जाता है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है, फादर ऑफ ऑर्निथोलॉजी इन इंडिया। क्या आप जानते हैं कि एक इंडियन सिविल सर्वेंट थे, ए ओ ह्यूम्स। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा इनका नाम। कौन थे ये, फाउंडर मेंबर थे किसके, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये सिविल सर्वेंट भी थे और ये बहुत ही बड़े ऑर्निथोलॉजिस्ट थे। इतने बड़े ऑर्निथोलॉजिस्ट थे कि इनको फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। तो ए ओ ह्यूम इज द फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजी। दूसरा एक नाम, बहुत बड़ा नाम आता है पक्षी विज्ञान में इंडिया की में, मिस्टर सलीम अली। मिस्टर सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बर्ड मैन ऑफ इंडिया। इन्हीं के नाम पे बर्ड सेंचुरी बनाई गई, और वो कहाँ बनाई गई है, गोवा में। डोंट कंफ्यूज विद मिस्टर सलीम अली नेशनल पार्क। बर्ड सेंचुरी अलग है जो कि गोवा में है। ध्यान रखिएगा, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है, जब आप थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। मिस्टर सलीम अली बर्ड मैन ऑफ इंडिया, बर्ड सेंचुरी गोवा में, और नेशनल पार्क सलीम अली के नाम से कहाँ पे है, श्रीनगर में, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। इसकी कैपिटल श्रीनगर, और श्रीनगर में क्या है, मिस्टर सलीम अली नेशनल पार्क। तो ये आपको याद रखना है। ऑर्निथोलॉजी से रिलेटेड सारे फैक्ट्स थे। फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजी एओ ह्यूम्स। लोग एओ ह्यूम्स को सिर्फ सिविल सर्वेंट और फादर ऑफ फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के रूप में जानते हैं, लेकिन ही वाज द फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजी आल्सो, बर्डमैन सलीम अली। अब आता है आपका हर्पेटोलॉजी। देखिए हर्पेटोलॉजी, आपने एक वर्ड सुना होगा हर्पिंग, एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है सर्चिंग फॉर स्नेक्स या रेप्टाइल्स। तो वहीं से ये टर्म आया है हर्पेटोलॉजी। इसमें एक चीज और जोड़ देते हैं, हर्पेटोलॉजी में जो आपके उभयचर होते हैं, उभयचर कौन से होते हैं, जो पानी और जमीन दोनों पर रहते हैं, पानी प्लस जमीन दोनों पर रह सकते हैं, जैसे फ्रॉग, ये आपका उभयचर है। तो जब इनकी हमको स्टडी करनी होती है तो वो क्या कहलाता है, आपका हर्पेटोलॉजी। जब हम एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की स्टडी करते हैं तो वो कहलाता है आपका हर्पेटोलॉजी। देखिए इसमें ये देखिए जो आपका इवोल्यूशन हुआ है उसको हम लोग इस तरीके से देखते हैं। एम्फीबियंस, सबसे पहले फिश, फिश के बाद एम्फीबियन, और एम्फीबियन के बाद आए आपके रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स के बाद आए आपके बर्ड्स। ये इवोल्यूशनरी प्रोसेस है। और बर्ड्स के बाद आए आपके मैमल्स, या उनको बोलते हैं हम स्तनधारी। तो फिश जो थी वो पानी में रहती हैं, एम्फीबियंस पानी और जमीन दोनों पे रहते हैं। उसके बाद रेप्टाइल्स, ये सिर्फ जमीन में, ये हवा में भी उड़ सकती हैं बर्ड्स। और उसके बाद आए मैमल्स जिनमें मेमरी ग्लैंड्स पाई जाती है। ठीक है, तो ये इवोल्यूशन है जीवों का, मोटा मोटा इसको आपको याद रख लेना चाहिए कि सबसे पहले फिश, एम्फीबियंस। तो एम्फीबियंस की जो स्टडी है, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की स्टडी, इसमें वर्ड्स को अलग हटा दिया गया है। तो एम्फीबियंस और वर्ड्स रेप्टाइल्स की जो स्टडी है इसको हर्पेटोलॉजी कहा जाता है, हर्पेटोलॉजी। और वर्ड्स की स्टडी को क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी। और मैमोलॉजी स्तनधारियों की स्टडी को कहा जाता है। तो ये आपका हुआ सर्पेटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, और हाँ इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी देखिए इक्थाइसस, इसका रूट वर्ड क्या है, थाइस, इक्थिस।
ये रिलेटेड विद स्केल्स, जो बॉडी पे स्केल्स वगैरह होते हैं उससे रिलेटेड होता है एक्थाइस। तो जो एक्थाइस होता है उसको, ये होता है आपका मछलियों का, मछलियों की स्टडी, मछलियों का अध्ययन। बेसिकली किस पे ध्यान दिया जाता है? उनकी बॉडी स्ट्रक्चर पे, बॉडी स्ट्रक्चर पे, है ना, उनके वर्गीकरण पे। एक यहीं पे आता है पिसिकल्चर। वो कॉमर्शियल रूप से आप जो भी यूज करते हैं, कॉमर्शियल रूप से जो यूज कर आपका पैदा करते हैं मछलियों को, वो पिसिकल्चर होता है। तो पिसिकल्चर और इक्थियोलॉजी में डिफरेंस है। जब आप उनकी बॉडी स्ट्रक्चर और मछलियों के अध्ययन को आप करेंगे बॉडी स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो हो जाएगा आपका इक्थियोलॉजी। और वहीं पिसिकल्चर की बात करेंगे तो कॉमर्शियल से जब आप मछली को फूड की तरह से उगाना स्टार्ट करते हैं तो वो आपका क्या हो जाता है? पिसिकल्चर। तो ये हुआ आपका ये क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आपको सही सुमेलित नहीं है वो छांटना है। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती एग्रोनॉमी, सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, फलों की खेती पोमोलर। देखिए अगर देखा जाए तो ये सारे सही हैं, लेकिन स्पेसिफिकली अगर देखा जाए, क्योंकि फूलों की खेती को स्पेसिफिक किया हुआ है इन्होंने, फसलों की खेती को स्पेसिफिक किया हुआ है, फलों की खेती को भी इन्होंने पोमोलॉजी से स्पेसिफिक किया हुआ है, तो सब्जियों के लिए भी एक स्पेसिफिक, देखिए हॉर्टिकल्चर एक ब्रांच होता है जो ब्रॉड टर्म में होता है। हॉर्टिकल्चर, इसको आप लोग हिंदी में बोलते हैं बागवानी। अब बागवानी में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। बागवानी में आता है फलों की खेती, बागवानी में आता है आपकी सब्जियों की खेती, और बागवानी में ही आता है आपका फूलों की खेती। तो हॉर्टिकल्चर तो एक ब्रॉड एस्पेक्ट हुआ। इसके अंदर स्पेसिफिक जब हम जाएंगे तो फलों की खेती को जब हम लोग कहेंगे तो ये होता है आपका पोमोलॉजी। और सब्जियों की बात जब हम करेंगे तो ये होता है आपका ओलेरी कल्चर। ओलेरी अगेन ये लैटिन ग्रीक वर्ड है ओलेरी, तो ये हो जाता है ओलेरिकल्चर। और फूलों के लिए, फूलों से फ्लोरा, फ्लोरा वर्ड से क्या बना है? फ्लावर वर्ड से ही फूल बना है, तो ये फ्लोरिकल्चर। तो ये क्या हो जाएगा आपका? हॉर्टिकल्चर एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, बागवानी। सब्जियों की खेती आती हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत ही है, लेकिन क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पे बड़े ही स्पेसिफिक हैं, फूलों की खेती के लिए फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती के लिए एग्रीकल्चर से क्या आता है? फसल। तो ये फसलों की खेती, ये भी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, लेकिन फिर भी फसलों की खेती एग्रीकल्चर में आती है, एग्रोनॉमी में आती है। इकोनॉमिकली जो भी चीजें उगाई जा रही हैं एग्रीकल्चर में, जो भी इकोनॉमिकली उगाई जा रही है वो एग्रोनॉमी है। उसके बाद हॉर्टिकल्चर एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है जिसके अंदर फूल सब्जी फल ये सब आ रहे हैं, और फलों की खेती पॉपुलर है। तो यहाँ पे जो बेस्ट आंसर हो सकता है वो यही होगा कि सब्जियों की खेती के लिए कौन सा वर्ड आएगा? फ्लोरिकल्चर, न कि हॉर्टिकल्चर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? फिर से वही वर्ड्स, लेक्सिकोग्राफी। देखिए लेक्सिकोग्राफी होता है आपका ये शब्दकोश, शब्दकोश का संकलन, उनका डिजाइन किसी भी भाषा के शब्दकोश में कैसे होगा, तो ये क्या कहलाता है आपका? लेक्सिकोग्राफी। उसके बाद फिलोलॉजी। देखिए फिलोलॉजी का मतलब होता है कि किसी भी लैंग्वेज की आप स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, उसका इतिहास जब पढ़ते हैं, हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज, हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज। सपोज करिए कि आप हिंदी की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो कैसे हिंदी संस्कृत थी पहले, उससे अपभ्रंश हुई, उससे अपभ्रट हुई, फिर कैसे आपका अवधि हुई, ब्रजभाषा हुई, और ऐसे करते करते ये कहाँ खड़ी बोली तक आई। तो ये सब क्या है? ये जब आप उसको ऐसे हिस्ट्री के रूप में, जब किसी भी लैंग्वेज की स्ट्रक्चर और उसका हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वो फिलोलॉजी होती है। और यहाँ क्या दे रहा है? ये डाक टिकटों का संग्रह। तो डाक टिकटों का संग्रह आप जानते हैं एक वर्ड होता है फ्लैटली, ये होता है डाक टिकटों का संग्रह। फ्लैटली, 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 ये स्पेलिंग होती है इसकी, फ्लैटली। तो डाक टिकटों का आपने बहुत सारे बच्चे बचपन में देखे होंगे कि वो पोस्टल जो डाक टिकट्स होती हैं उनका उनको कलेक्ट करते हैं, और एक बहुत ही अच्छा एक हॉबी है ये। फ्लैटली इज अ वेरी गुड हॉबी। लोग इसको एज अ हॉबी इसको डाक टिकट का संग्रह करते हैं और फिर उसकी एग्जीबिशंस वगैरह भी करते हैं। तो फ्लैटली होता है डाक टिकटों का संग्रह। उसके बाद होता है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी मानव शरीर का अध्ययन, मानव शरीर का अध्ययन एनाटमी होता है, एनाटमी। एंटोमोलॉजी होता है कीट। वही फिर रूट अगर आप पकड़ेंगे, एंटम का अगर आप रूट पकड़ेंगे तो वो कीट पतंगों की स्टडी। एंटोमोलॉजी हो जाएगा यहाँ, लेकिन वो मेल तो है नहीं इसका। और एक होता है आइकेनोग्राफी। आइकॉन, आइकॉन किसी भी चीज का जो एक छोटे से फॉर्म में सिंबल होता है, उसको
आइकॉन बोलते हैं, और इट इज रिलेटेड विद समवॉट स्टैच्यू और चित्रकला। जब भी चित्रकला और स्टैच्यू की बात आती है, उसकी स्टडी की बात आती है, तो वो आइकेनोग्राफी होती है। और कीट पतंगों की आपको बता चुका है एंटोमोलॉजी। मानव शरीर का अध्ययन एनाटॉमी होता है। डाक टिकटों का संग्रह फ्लैटली होता है। एक फ्लैटली से रिलेटेड एक वर्ड होता है फिलेंथ्रोपी। फिलेंथ्रोपी जो भी परोपकार से रिलेटेड चीजें होती है, परोपकारी व्यक्ति होता है, फिलेंथ्रोपिस्ट बोलते हैं उसको। जो लोग दान करते हैं, दान करके आपने सुना होगा कि हर बार एक फिलेंथ्रोपिस्ट की लिस्ट निकाली जाती है, किसने किस कॉर्पोरेट हाउस में कितना किसको दान दिया, तो वो फिलेंथ्रोपी होता है। तो ये फ्लैटली हो गया। शब्दकोश लेक्सिकोग्राफी, है ना। फिलोलॉजी किसी भी लैंग्वेज का जो हिस्ट्री है, उसकी संरचना है, कैसे वो उसका इवॉल्व हुआ, तो वो किस में पढ़ी जाएगी, उसका विकास कैसे हुआ है, उसकी उसका इतिहास क्या रहा है, संस्कृत से कैसे आज खड़ी बोली मेन लैंग्वेज बनी है, उसके बीच में तमाम भोजपुरी, अवधी, मैथिली, मराठी, जयपुरी, डुडियाही, और आपकी तमाम सारी जो लैंग्वेजेस, जो द्रविड़ परिवार को छोड़ के जितनी भी ऊपर की आपकी नॉर्दर्न इंडिया की लैंग्वेज है, वो कैसे इवॉल्व हुई है। तो अगर इसको आपको पढ़ना है, तो आपको फिलोलॉजी ऑफ हिंदी लैंग्वेज बोलना पड़ेगा। तो ये आपका ये रहा। नेक्स्ट आपका है सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे कूट का प्रयोग करते हुए। देखिए, पक्षी आपको हमने बता ही दिया है। ऑर्निथोलॉजी कोई दिक्कत नहीं। वंशानुगति आप जानते ही होंगे। जेनेटिक्स इसको तो कई बार पर्यावरण तो बड़ा फेमस है ये आपका। इकोलॉजी और जीवाश्म, जीवाश्म आप जानते हैं। पैलियो बायोलॉजी, देखिए पैलियो बायोलॉजी ठीक है। इसमें एक होता है पैलियो बॉटनी, जब जीवाश्म वनस्पति की बात आएगी। जब जीवाश्म, तो थोड़ा सा देख लेना है, इसमें दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। जब जीवाश्म वनस्पति अगर वो पर्टिकुलर पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पैलियो बॉटनी। ये क्वेश्चन इस तरीके से इसको मिलान कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है आपका वृद्धावस्था एवं काल प्रवहन के विषय में जानकारी। देखिए, जीरेंटोलॉजी होता है ये ओल्ड एज पीपल की स्टडी होती है। एक साइंस होती है, मेडिकल में हम लोग पढ़ते हैं जीरेंटोलॉजी, या तो उसमें जो भी जितने भी बीमारियां होती हैं जो ओल्ड एज से रिलेटेड होती हैं, सपोज करिए अल्जाइमर्स है ना, भूलने की बीमारी है जैसे आपकी, है ना, पार्किंसंस डिजीज है, ये धीरे धीरे डेवलप होके होते हुए जाती है। तो ये क्या कहलाती है आपकी जीरेंटोलॉजी। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको हम लोग किसमें पढ़ते हैं, जीरेंटोलॉजी में। ऑन्कोलॉजी इज रिलेटेड विद कैंसर। जब कैंसर की हम लोग स्टडी करते हैं, तो वो ऑन्कोलॉजी होता है। ऑर्निथोलॉजी मैंने आपको बताई दिया, स्टडी ऑफ बर्ड्स, स्टडी ऑफ बर्ड्स। और टेरेटोलॉजी, देखिए जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है, एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, जब भ्रूण का विकास हो रहा होता है, तो उस समय अगर कोई विकार आ जाता है, आइदर इट इज ड्यू टू एनी ड्रग। सपोज करिए कोई भी मदर है और उसकी कुछ मेडिसिन ऐसी चल रही हैं जो इफेक्ट डालती हैं एम्ब्रियो के डेवलपमेंट पे, तो उसमें क्या होता है कि किसी भी क्रोमोसोम में कोई भी जेनेटिक उसमें चेंजेज आ जाते हैं, म्यूटेट हो जाता है, तो उसमें उसके शारीरिक विकास में प्रॉब्लम आएगी, या उसका जो भी ऑर्गन्स वगैरह हैं वो सही से डेवलप नहीं हो पाएंगे। सपोज करिए कि हम लोग पढ़ रहे थे डाउन सिंड्रोम, उसमें क्या हो रहा था कि ट्राइसोमी हो रही थी 21 क्रोमोसोम की। तो वो क्या था, वो उससे क्या हो रहा था कि विकार, एक विकार पैदा हो रहा था बॉडी। तो कहीं ना कहीं से ये क्या है, वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही हो जाता है, जब भ्रूण का विकास हो रहा होता है उसी समय हो जाता है। तो इट इज कॉल्ड द टेरेटोलॉजी। क्या कहते हैं उसको, हम लोग बोलते हैं टेरेटोलॉजी। और एक होता है, इसी में आप यहीं पे देख लीजिएगा, टीटोलॉजी। ये होता है ट्रेटो, एक होता है टीटो। तो टीटो, देखिए दो तरीके से आपके ट्रेट्स होते हैं लाइफ में। एक होते हैं जेनेटिक और एक होते हैं आपके एक्वायर्ड। एक्वायर्ड मतलब जो भी आप अनुभव से सीखते हैं अपनी जिंदगी में, और ऐसे अनुभवों से सीखने वाले गुणों को जब हम लोग स्टडी करते हैं, तो वो टीटोलॉजी कहलाता है। तो टीटोलॉजी ये ट्रेटोलॉजी, ट्रेटोलॉजी इज समवॉट रिलेटेड विद द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। जो भी क्या होगा आपका भ्रूण में जो भी विकास में जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, वो क्या होगा, ट्रेटोलॉजी होगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। देखिए कुछ ये टॉपिक कुछ हैं इंपॉर्टेंट जो मैंने आपके लिए यहाँ रख दिए हैं। इसमें देखिए आप पैथोलॉजी, पैथोलॉजी क्या है, रोगों की प्रकृति, लक्षण एवं कारकों का अध्ययन। पैथोलॉजी आप जानते हैं, आप सब लोग कुछ पैथोलॉजी जांच कराने के लिए पैथोलॉजिस्ट के जाते होंगे, तो वो वही पैथोलॉजी से रिलेटेड। पैरासाइट, पैरासाइट जानते हैं, परजीवी। जब परजीवी के हम कोई भी अध्ययन करेंगे तो पैरासाइटोलॉजी। ऐसे ही वायरोलॉजी, तो वायरोलॉजी वायरस की स्टडी। ऐसे ही एक होता है बैक्टीरिया,
तो बैक्टीरियोलॉजी, एंटोमोलॉजी मैंने आपको बता ही दिया था, कीट, मिर्मेकोलॉजी ये चींटियां, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। मिर्मेकोलॉजी, ऐसे ही मेलकोलॉजी, मेलकोलॉजी ये मोलस्का, मोलस्का के ऊपर जो उसका कवर होता है उनका अध्ययन जो किया जाता है तो वो मेलकोलॉजी। इक्थियोलॉजी, मत्स्य की संरचना, कार्य की जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है मछलियों का। देखिए एक्चुअल में ये बर्ड इक्थायसिस आया कहाँ से ना, इसके पीछे की बड़ी रोचक कहानी है। इक्थायस जो ग्रीक भाषा में एक जैसे हम लोगों के यहाँ जो ये बनाते हैं, स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं, तो ग्रीक में पहले वेस्टर्न कंट्रीज में एक ऐसे बनाया जाता था जो अच्छा चिन्ह समझा जाता है, शुभ चिन्ह समझा जाता है, इसको इक्थायस बोलते थे। अब चूंकि ये मछली के आकार का दिखता था, मछली के आकार का दिखता था, इसलिए ये क्या हो गया, इसको इसकी जो जब मछलियों की स्टडीज की बात आई तो इसको इक्थियोलॉजी बोल दिया गया। तो ये यहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है। तो ऐसे ही आपको रूट उसकी पकड़नी पड़ेगी वर्ड की। ये थोड़ा सा एक बार अगर आप रूट को अच्छे से देख लेंगे, अपने आप गूगल कर लेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। सर्पेंटोलॉजी, सर्प, हर्पेटोलॉजी हम लोग बोल ही चुके हैं। उभयचर एवं सरीसृप, सरीसृप क्या है, रेप्टाइल्स, इनका विकास हमने पढ़ी दिया। फिश, उभयचर, रेप्टाइल्स, बर्ड्स। नेक्स्ट है आपका, देखिए ये यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है, 19 में आई थिंक ये प्री में पूछा गया था। ग्रंथ सूची, ग्रंथ मिति, बिब्लियोमेट्री क्या है। देखिए बिब्लियोमेट्री एक्चुअल में आपने देखा होगा जब भी आप कोई बुक वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होता है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी का बेसिकली रेफरेंस होता है कि इसमें कहाँ से इंफॉर्मेशन ली गई है, बुक में जो भी आपकी बुक लिखी गई है ये, उसमें कहाँ कहाँ से इंफॉर्मेशन, उसके रेफरेंसेस क्या क्या हैं। तो ये इंफॉर्मेशन की जो विज्ञान है, जो इंफॉर्मेशन की साइंस है, ये बेसिकली लाइब्रेरी, पुस्तकालय वगैरह में आपका ये जो वर्ड यूज किया जाता है। तो इसमें लेकिन क्वेश्चंस ने जो ऑप्शंस थे इतने सिमिलर थे और इतने क्लोज थे कि क्वेश्चन को करना बड़ा टफ हो गया। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि ये बिब्लियोमेट्री है आपका, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट होता है उसका एक टूल होता है कि आपने कहाँ से कोई भी सूचना ली। तो इसको जो बोलते हैं, इसका जो आंसर होगा वो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट टूल। लाइब्रेरी नेटवर्क का कार्य नहीं करता है, नेटवर्क का कार्य नहीं करता है। सूचना प्रबंधन सेवा, सेवा भी नहीं है, इट इज टूल। पुस्तकालय सेवा, लाइब्रेरी सर्विसेज, फिर से वही रिलेटेड विद लाइब्रेरी बट इट इज नॉट सर्विस, इट इज अ टूल। और किसका टूल है ये, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का। तो जो बिब्लियोग्राफी आप लोग देखेंगे तो आप जब भी कोई आप बुक की बार देखें तो अच्छी बुक, तो उसमें बिब्लियोग्राफी आपको जरूर मिल जाएगी। तो बिब्लियोग्राफी क्या होती है, वो इन्फॉर्म करती है, रेफरेंसेस को बताती है। तो वो वहीं से वर्ड आया बिब्लियोमेट्रिक। ये था आपका, इंपॉर्टेंट था ये भी। तो नेक्स्ट अगर कभी भी ये क्वेश्चन आता है तो उसको आप देख लीजिएगा, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट टूल। तो फ्रेंड्स ये था आपका ब्रांचेज ऑफ साइंस। आई थिंक काफी इंपॉर्टेंट जो भी जितनी भी चीजें थी बता दी। इसका जो की है आपकी, वो मेन यही है कि इसको आप जितना क्वेश्चंस कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, वो उतना आपके क्लोजर होता चला जाएगा। तो thank you friends, that's for today. If you like, then subscribe our channel. Myself Dr. Mukesh, thank you very much.